तो सबसे पहले अपने मन में एक तस्वीर बनाइए। ऋग्वैदिक आर्य, वो किसी एक जगह टिककर नहीं रहते थे। कोई शहर नहीं, कोई पक्के गांव नहीं। वो मूलतः पशुपालक थे जो अपने मवेशियों के लिए अच्छे चारागाहों की तलाश में हमेशा घूमते रहते थे। और उनकी यही नोमैडिक लाइफस्टाइल उनके पूरे समाज और राजनीति की नींव थी। तो सोचिए जरा, क्या ऐसा कोई राज्य हो सकता है जिसकी कोई राजधानी ही ना हो? या फिर ऐसा कोई राजा हो सकता है जो अपनी प्रजा से कोई टैक्स ही ना लेता हो? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही ऋग्वेदिक काल की सच्चाई थी। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता था। देखिए, इस समय के बारे में जो भी हम जानते हैं उसका सबसे बड़ा सोर्स है खुद ऋग्वेद। और सबसे मजेदार बात यह है कि ऋग्वेद में कहीं भी बड़े बड़े शहरों, आलीशान महलों या स्थायी बस्तियों का जिक्र तक नहीं मिलता। ये साफ साफ बताता है कि उनका जीवन पूरी तरह से पैस्टोरल यानी देहाती था, और यही बात उन्हें बाद में आने वाली हड़प्पा या मौर्य जैसी सभ्यताओं से बिल्कुल अलग बनाती है। अब जब समाज ही चरवाहों का हो, तो ये तो जाहिर सी बात है कि उनकी अर्थव्यवस्था का सेंटर भी जानवर ही होंगे। ऋग्वैदिक काल में दौलत का मतलब जमीन जायदाद, सोना चांदी या सिक्के नहीं, बल्कि 4 पैरों पर चलने वाला धन था, और उसमें भी सबसे कीमती थी गायें। ये एक ऐसा फैक्ट है जो उस पूरे युग की कहानी कह देता है। आप यकीन नहीं करेंगे, ज्यादातर लड़ाइयां जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं, बल्कि गायों को लूटने या अपनी गायों को बचाने के लिए लड़ी जाती थी। गाय ही उनकी इकोनॉमी थी, उनका स्टेटस सिंबल थी, सब कुछ थी। और इसी बात को साबित करता है ये एक शब्द, गविष्ठी। ऋग्वेद में युद्ध के लिए अक्सर यही शब्द इस्तेमाल हुआ है, और इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है गायों की खोज। मतलब इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए कि उनके लिए लड़ाई का असली मकसद क्या था? ये शब्द गविष्ठी एग्जाम के लिए गोल्डन है, इसे जरूर याद रखें। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पशुपालन ही था। बढ़ाईगिरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे काम भी होते थे। वो तांबे या कांसे का इस्तेमाल करते थे, जिसे अयस कहते थे। लेकिन 2 बातें यहां खास तौर पर ध्यान देने वाली हैं। पहली, जमीन किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, वो पूरे कबीले की संपत्ति मानी जाती थी। और दूसरी, इस दौर में लोहे का इस्तेमाल अभी शुरू नहीं हुआ था। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसी इकोनॉमी में जहां गाय ही सब कुछ है और जमीन किसी की नहीं, वहां का शासक कैसा होता होगा? चलिए अब मिलते हैं ऋग्वैदिक मुखिया से, जिसे कहते थे राजन, और समझते हैं कि उसकी शक्ति असली थी या बस नाम की। यहां पर एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। ऋग्वैदिक राजन कोई वंशानुगत राजा नहीं था कि बाप के बाद बेटा ही राजा बनेगा। नहीं, उसकी शक्ति इस बात पे टिकी थी कि वो युद्ध में कितना काबिल लीडर है, और तो और उसकी शक्ति पर जनजातीय सभाओं का पूरा कंट्रोल रहता था। ये बात के उन राजाओं से बिल्कुल अलग था जो एक तय इलाके पर राज करते थे और जिनकी शक्ति जन्म से तय होती थी। तो राजन का मुख्य काम क्या था? उसका सबसे बड़ा काम था कबीले की रक्षा करना, लड़ाई में उसे लीड करना, और सबसे जरूरी, कबीले के मवेशियों को दुश्मनों से बचाना। वो एक प्रोटेक्टर था, एक एब्सोल्यूट रूलर नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर राजा टैक्स नहीं लेता था तो उसका और उसके प्रशासन का खर्च कैसे चलता था? इसका जवाब है बलि शब्द में। लेकिन ध्यान रहे, ये आज की बलि नहीं है। ये कोई अनिवार्य टैक्स नहीं था, बल्कि लोग अपनी मर्जी से राजा को जो तोहफे या भेंट देते थे उसे बलि कहते थे। ये पूरी तरह से वॉलंटरी था, कंपल्सरी नहीं। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो कौन था जो राजन को अनलिमिटेड पावर हासिल करने से रोकता था? जवाब है लोगों की अपनी सभाएं। ये बहुत शक्तिशाली संस्थाएं थीं जो असल में पावर बैलेंस का काम करती थीं। इसमें हम 4 प्रमुख सभाओं को देखते हैं: समिति, सभा, विदत और गण। समिति पूरे कबीले की आम सभा थी जो शायद राजा को चुनने का काम भी करती थी। सभा कुछ चुनिंदा या बड़े बूढ़ों की संस्था हो सकती थी। बात यह है कि राजा को अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन सभाओं का विश्वास जीतना ही पड़ता था। वो इन्हें नजरअंदाज करने की सोच भी नहीं सकता था। और यहां एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और कहूं तो हैरान करने वाली बात सामने आती है। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं पॉलिटिकली एक्टिव थीं। वे सभा और विदत जैसी महत्वपूर्ण सभाओं में हिस्सा लेती थीं, जो बाद के समाजों को देखते हुए एक बहुत बड़ी बात थी। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परीक्षा के लिए 4 सबसे जरूरी पॉइंट्स में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें भूलना मना है। पहला पॉइंट, याद रखिए, ये एक पशुपालक और गैर क्षेत्रीय समाज था।
उनकी पहचान किसी जमीन से नहीं, अपने कबीले से थी। दूसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द, गविष्टि, यानी गायों के लिए युद्ध। यही उनकी पूरी अर्थव्यवस्था और राजनीति का निचोड़ था। तीसरा पॉइंट, राजत्व सीमित था और वंशानुगत नहीं था। राजा अपनी मर्जी का मालिक बिल्कुल नहीं था, उसकी शक्ति शर्तों पर टिकी थी। और चौथा पॉइंट, राजा की शक्ति पर सभा और समिति जैसी जनजातीय सभाओं का कड़ा नियंत्रण था। यही असली पावर बैलेंस बनाती थी। और आखिर में एक सवाल जिस पर जरूर सोचिएगा, इन छोटे छोटे घूमते फिरते कबीलों से आगे चलकर भारत में इतने बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य कैसे बन गए? वो कौन से आर्थिक और सामाजिक बदलाव थे जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था को जड़ से बदल दिया? खैर, ये सवाल हमें इतिहास के अगले रोमांचक अध्याय की ओर ले जाता है। धन्यवाद।